एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, करो। बोला गया है पहले एक डीसी 200 वोल्ट की डीसी लगाई गई किसी कॉइल के क्रॉस, तो उसमें कुछ करंट फ्लो हुआ, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एसी करंट, उसे एसी सप्लाई लगाई 200 वोल्ट की, तब 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हुआ। तो उस समय हमें रेजिस्टेंस पता करना है, इम्पीडेंस पता करना है, और जो भी दिया है वो पता करना है। करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जब डीसी, ध्यान से देखो सब लोग, ऑनलाइन में देखो सभी लोग, जब डीसी सप्लाई की गई होगी कॉइल में, कॉइल मतलब क्या होता है, तार ही तो होता है यार कॉइल। जब डीसी लगाई गई होगी, डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, बैटरी नॉर्मल जो होती है, तो करंट कहीं चेंज हुआ होगा नहीं, कांस्टेंट रहा होगा। तो स्टेडी वैल्यू पे क्या बैक ईएमएफ बना होगा, नहीं बना होगा, केवल रेजिस्टेंस का रोल रहा होगा उस समय। डीसी के केस में केवल रेजिस्टेंस का रोल है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस पता कर लो। हाँ, 100 ओम होगा, वहाँ रेजिस्टेंस पता कर लोगे डीसी से। एसी में क्या हो जाता है, एल भी वर्क करने लगता है, हाँ एल भी वर्क करने लगता है, बाकी चीज़ें कर लो एल से, रेजिस्टेंस पता कर लो डीसी से, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। नहीं नहीं, एक्सेल क्यों 100 ओम होगा, एक्सेल क्यों 100, एक्सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, फॉर्मूला करो, यूज़ करो। इम्पीडेंस पता कर सकते हो ना, जेड दिया हुआ है, सॉरी आपका ई दिया है एसी का, आई निकाल लो, मतलब जेड निकाल लोगे वहाँ से, ट्राई करो। आई दिया है जेड और ई दिया है, तो क्या वहाँ से जेड नहीं निकाल पाओगे। आर पता है तो एक्सेल भी निकल जाएगा, एक्सेल से तुम एल भी निकाल लोगे। 1.713, 1.71 बेसिकली। तो देखिए, चलो हम करवाते हैं, देखो ध्यान से। बोला गया है डीसी सप्लाई के लिए, जब 200 फॉर डीसी सप्लाई देख लेते हैं, फॉर डीसी सप्लाई, ई की वैल्यू कितनी दी है, या वी की वैल्यू कितनी दी है, 200, और आई कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पेयर। देखो डीसी में एल का रोल नहीं रहेगा, क्यों, डीसी कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जो करंट कांस्टेंट रहेगा तो बी चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो बैक ईएमएफ कहाँ से बनेगा भाई, सेल्फ इंडक्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कॉइल का एल वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा जब डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ छोटे समय के लिए किया होगा भाई, लेकिन वो माइक्रो सेकंड उसको नहीं ले रहे, नहीं कंसीडर नहीं करना है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, करंट चेंज होता रहता है, तो फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, तो फ़र्क है उसमें। वी और आई पता है, तो यहाँ से क्या हम आर नहीं निकाल पाएंगे, वी अपॉन आई कर दो, 200 अपॉन 2, 100 ओम, 100 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर कॉइल दैट इज गिवन। कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस, भाई कॉइल तो है, कंडक्टर ही है यार, कॉइल क्या होता है, एक बेसिकली वायर ही तो होता है, वायर का रेजिस्टेंस भी होता है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डायरेक्ट करंट से पता कर सकते हैं, एल नहीं पता कर सकते डायरेक्ट करंट से, एल रोल ही नहीं प्ले कर रहा होगा, नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब आते हैं इस पर, एसी सप्लाई पे। एसी सप्लाई में क्या हो रहा होगा, एसी सप्लाई में वी की ई की वैल्यू क्या है, वी और ई एक ही चीज़ है, ठीक है, तो आप चलो ई ही कर देते हैं यार, उन्हें कन्फ्यूज़ होने लगोगे। ई कितना है, 200, ये ई कौन सा होगा, आरएमएस वाला, इफेक्टिव, इफेक्टिव भी होता है ये। आरएमएस के 3 नाम होते हैं, वर्चुअल, इफेक्टिव और आरएमएस होता है खुद का, तो ई आरएमएस दिया हुआ है, और आई आरएमएस कितना हुआ है, आई कितना दिया, आई आरएमएस 1 एम्पेयर। चलो, वी दिया है, आई दिया है, तो जेड नहीं निकाल पाओगे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, ई अपॉन आई। हमने कहा आई कुछ भी हो, आई कुछ भी हो, यहाँ आरएमएस दिया है तो अच्छी बात है, आरएमएस भी लिख देते हैं, दैट इज 200 अपॉन 1, दैट मीन्स 200 ओम इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जो भी हमने कॉइल यूज़ की है, इसका एल भी है और आर भी है, उसका 200 ओम आ रहा है। जेड की वैल्यू होती किसके बराबर है, रूट आर स्क्वायर, तो फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, एक्सएल स्क्वायर, आर हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, जेड ऑलरेडी पता है, तो एक्सएल नहीं पता कर पाओगे, तो जेड स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। या एक्सएल की वैल्यू क्या अंडर रूट हो जाएगी इसकी, तो एक्सएल हमें एल निकालना है ना, तो 2 पाई एफ एल होता है फॉर्मूला, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एल। जेड की वैल्यू 200 स्क्वायर, आर की वैल्यू 100 स्क्वायर, और 2 पाई एफ नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 4000 माइनस 1000 2 3.14 एफ 50 दिया है साइकिल्स पर सेकंड, पहचानो, लैंग्वेज में डायरेक्ट नहीं बोल रखा है, हर्ट्ज की फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो हमें डिफिनीशन भी पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है
साइकिल नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रिलेशन पर सेकंड, तो साइकिल पर सेकंड दिया हुआ है। CPS लिखा होगा तुमसे, अब CPS की फॉर्म क्या होगी, साइकिल पर सेकंड। एक्चुअल में CPS लिखा है बुक में क्वेश्चन में, तो साइकिल पर सेकंड होता है। ठीक है, पहचानना होगा क्या दिया है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें भी। एफ ही नहीं पहचान पाओगे तो क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेना यार। सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, एल की वैल्यू है 0.54 हेनरी है। बस ये था, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना था, बाकी तो नॉर्मल अपने फॉर्मूले लगाने। नोट करो, कुछ डाउट हो तो पूछो। एक क्वेश्चन और लिख पा रहा हूँ इसके बाद। ऑनलाइन में समझ में आ गया? इसका एक और क्वेश्चन भेज, मतलब कि बोल रहा हूँ। हो गया नोट? क्वेश्चन लिखो, a 60 डैश 100 वाट, a 60 डैश 100 वाट, 60 वोल्ट है, यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने, 60 वोल्ट डैश 100 वाट। ये क्या है, मार्क्ड। समझते हो मार्क्ड क्या चीज़ होती है, जो करा चुका हूँ ना ऐसी चीज़ें। 60 वोल्ट डैश 100 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प की रेटिंग है ये, मार्क रेटिंग। इलेक्ट्रिक लैम्प इज टू बी रन on 100 volts dash 60 hertz means 60 hertz means। ये क्या है, एसी की चीज़ दे रखी है। कैसे पता एसी दे रखा है, हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी भैया क्या होगी, एसी में ही होगी। और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो। कोई साइकिल हो ही नहीं रहा तो काहे की फ्रीक्वेंसी, समझ रहा हूँ। तो ये पहचानने का तरीका है। 60 हर्ट्ज मीन्स, कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट लिखिए, कैलकुलेट the inductance of the choke CHOKE। चोक बेसिकली क्या होता है, एल, लेकिन एक इंडक्टर है बेसिकली, चोक कॉइल, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करें, चोक रिक्वायर्ड, CHOKE रिक्वायर्ड। सेकेंड if a resistor is to be used second part है, if a resistor is to be used in place of choke coil, if a resistor is to be used in place of choke coil to achieve the same result, calculate its value। बोला क्या, एक लैंप है,
लैंप है जिसकी रेटिंग कितनी दे रखी है, 60 वोल्ट 10 वाट। इन 10 वाट की रेटिंग है, 60 वोल्ट पे अगर ऑपरेट किया जाए उसको तो 10 वाट की पावर कंज्यूम करती है, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ से इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के कितने फॉर्मूले थे, P = V²/R एक फॉर्मूला था है, एक होता था VI फॉर्मूला, एक होता था I²R होता था फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले पता है हमने। यहाँ से R की वैल्यू पता कर सकते हो, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लैंप है जो, V²/P हो जाएगा। V की वैल्यू 60 × 60, P 10, तो कितना आ रहा है 360 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप दैट इज यूज्ड है। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या है, किस चीज़ का, एल आ रहा है 1.273 हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज बता रहा है हेनरी। अगर हम समझ गए गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, इज़ टू बी रन ऑन 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज मेन। इसको किस पे रन करवाना है हमें, 100 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के मेन पे, यानी कि इतनी सप्लाई जो एसी सप्लाई है, कितनी सप्लाई है एसी सप्लाई की, एसी सप्लाई की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट और डैश 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो IRMS होता है, इस लैंप का IRMS क्या होता है, इसकी जो वैल्यू डिज़ाइंड वैल्यू है वो होती है। तो इसकी डिज़ाइंड वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी रेटिंग वाली से। तो IRMS क्या हो जाएगा लैंप का, IRMS फॉर लैंप कितना हो जाएगा, RMS फॉर द लैंप कितना हो जाएगा, बताओ। पावर देखो, पावर के 3 फॉर्मूले हैं ना, VI, तो VI वाला यूज़ करो यहाँ पे। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P = VI होता है, तो P/V = I हो जाएगा। P कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। I कौन सा, सॉरी V कौन सा यूज़ करना है, यही वाला। अभी मैंने सप्लाई वाला कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है, अभी मैं उसकी बेसिक वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। रेजिस्टेंस, IRMS, याद रखना IRMS और रेजिस्टेंस उसकी मार्क्ड वैल्यू से निकाल सकते हैं अगर दी गई हो तो, ठीक है। तो P/V, P की वैल्यू कितनी है 10, V की वैल्यू कितनी 60, तो 1/6 एम्पेयर हो गया। इसकी IRMS की वैल्यू, लैंप की IRMS की वैल्यू, या फिर IRMS की वैल्यू नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, ये तो बेसिक वैल्यूज़ आ गई। अब इसको किससे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको किससे कनेक्ट किया है हमने, अब एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जो कि ये है, ठीक। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इम्पीडेंस होगा कनेक्ट करने के बाद इम्पीडेंस कितना होगा, Z = कनेक्शन वाला अब लोगे, अब वोल्टेज कौन सा लोगे, कनेक्शन वाला। अब तो ये सब तो बेसिक वैल्यूज़ थी ना, पहले हमने कनेक्ट नहीं किया था, ये तो बेसिक वैल्यूज़ आपकी मार्क्ड जो रेटिंग है उससे आई हैं, R I। अब इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट एक्चुअल में कनेक्ट किसे करना है, मुझे सप्लाई से कनेक्ट करना है ना। तो Z जितना आएगा वो कितना होगा, Z इम्पीडेंस होगा पूरे सर्किट का। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा 100 वाला, और अपॉन करंट, करंट कौन सा लोगे ये वाला 1/6, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू बताओ, 600 हो जाएगी। यानी कि जब कनेक्ट करने बैठोगे, यानी कि इस लैम्प को जब कनेक्ट कर दोगे इस AC सप्लाई से, तो पूरे सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा 600 ओम हो जाएगा। ये AC वाला है क्वेश्चन, ये कोई नॉर्मल DC वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। DC में क्या होता है, DC सप्लाई होती है, यहाँ पे जो DC की वैल्यू रखते हैं तो आपका तब IRMS नहीं निकालते, तब तो I फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं नॉर्मल। यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, AC का सप्लाई वाला है ना। तो जब जोड़ दिया गया तब इम्पीडेंस का रोल आ गया, जब नहीं था तो रेजिस्टेंस का केवल था, ठीक है। तो 600 ओम का क्या होगा, इस सर्किट का इम्पीडेंस होगा। अच्छा, हमें निकालना क्या, L की वैल्यू निकालनी ना, चोक कॉइल कितनी रिक्वायर्ड है। तो Z = क्या होता है, R² + XL², स्क्वायर कर दो, वही जो PCR किया है अभी, तो क्या हो जाएगा Z² - R² = इसका अंडर रूट XL की वैल्यू हो जाएगी। XL की वैल्यू क्या होती है 2πf × L, यानी 2πf मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लो, L की वैल्यू आ जाएगी। ये पता है, ये पता है, F भी पता है मुझे, तो निकालो L की वैल्यू निकालो। तुम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होगे, सुनो, ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होगे। अच्छा, नहीं वो तो तुमने यहाँ पे, हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z = आया 600², और R की वैल्यू कितनी आई है 360 2 3.14। F की वैल्यू कितनी है 60 हर्ट्ज, F क्या फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है। तो सॉल्व कर लो, L की वैल्यू आ रही है कुछ 1.273 हर्ट्ज। चोक कॉइल की जगह रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ता, तो उसकी वैल्यू क्या रही होती और सेम रिजल्ट आने के लिए, तो बड़ा आसान है। तो जो वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी
Z टोटल कितना है 600, और उसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 360, बचा हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड होगा चोक कॉइल की जगह जो चाहिए होगा। भाई आधा काम तो चोक कॉइल ने कर दिया, ठीक है, चोक कॉइल ने कुछ काम किया कि नहीं, जो आपका एक्सेल प्रोवाइड किया है। अब कह रहा है कि चोक कॉइल नहीं हम यूज़ करेंगे, चोक कॉइल की जगह एक दूसरा रेजिस्टेंस यूज़ करें, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 600 में 600 टोटल इम्पिडेंस है, 600 में से 360 रेजिस्टेंस ने काम किया, बाकी बचा हुआ क्या करेगा जो हमें नया चाहिए होगा। 600 माइनस 360 कितना हो जाएगा ये है 40, हाँ 240 हो जाएगा। 240 ओम का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगा टू कंपनसेट द चोक कॉइल। ठीक, तो एक एसी सर्किट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसको सीरीज आरसी सर्किट भी बोलते हैं। जो हमने कैपेसिटर का यूज़ बताया था ना, डीसी और एसी वाला, डीसी को स्टॉप कर देता है, एसी को रन करवाता है, तो उसमें आरसी सर्किट था, वही आरसी सर्किट है ये। तो देखो ध्यान से, कुछ फिगर इस टाइप से बनेगा इसका, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है कैपेसिटर है। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। एसी सप्लाई की जनरल इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज आर, दिस इज सी। सीरीज में करंट सेम रहेगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ जाएगा। इस पे वोल्टेज वी आर है सपोज किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, और पीक वैल्यू क्या होगी वोल्टेज की, वी नॉट आर। और इस पे किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या होगा, वी सी होगा, और पीक वैल्यू क्या होगी, वी नॉट सी। ठीक है, जैसे वी नॉट आर किसी भी इंस्टेंट पे, पीक वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, वी नॉट आर। ठीक है, इतना समझ में आया। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज जो भी है यानी कि वी आर है वो सेम फेज में रहेंगे, और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा, करंट आगे होगा 90 डिग्री। ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या होता था, उल्टा होता था। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वी आर और आई सेम फेज में होंगे, और इसमें क्या होगा, सपोज आई यहाँ पे चल रहा है तो वी आर कैसे, वी सी कैसे जाएगा, नीचे की साइड 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये पढ़ चुके हो, तो डायग्राम बना पहले यही चीज़ समझ लो, उसके बाद तो बात हो जाएगा। ऑनलाइन में ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। यस सर। इतना समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं, वी आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी आर है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, आई इंटू आर होगा यार, किसी भी स्टैंड पे वी इक्वल टू आई आर होता है ना फॉर्मूला। मैं वी आर की बात कर रहा हूँ यानी कि इसके क्रॉस, तो किसी भी स्टैंड पे कितना करंट होगा आई, और रेजिस्टेंस का आर वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो आई आर होगा कि नहीं, पिछले केस में भी यही होता था। वी सी कितना होगा, वी सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक्स सी, वेरी गुड भाई। इसका रेजिस्टेंस क्या होता था, एक्स सी होता था ना कैपेसिटर के केस में, तो यहाँ पे एक्स सी होगा, वहाँ क्या होता था एक्सएल होता था। ये बात समझ में आई। ये तो बेसिक बात है, ये अगर ये वही क्या कह रहा हूँ, अगर वो वाला डेरिवेशन समझ गए होते, समझ जो जिसने भी समझ गया तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसका फेजर डायग्राम ज़रा बनाते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर काम नहीं है हमें, कुछ नीचे ही होगा। सपोज ये क्या है आपका करंट की ग्राफ चल रहा है, ये करंट का ग्राफ चल रहा है सपोज,
करंट की लाइन चल रही है, इसी लाइन में क्या होगा, वी आर भी होगा, वी नॉट आर मतलब कि, क्योंकि क्या है सेम फेज में होंगे। लेकिन वी सी क्या है, देखो वी आर इसी लाइन पे चल रहा है, आई भी इसी लाइन पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें बस ड्रॉ करना है उसको। वी सी क्या है, 90 डिग्री पीछे चलता है कैपेसिटर के केस में, तो वी आर तो साथ साथ चल रहा होगा करंट के, जो भी उसके साथ करंट होगा, और वी सी क्या चल रहा होगा, 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा करंट से, बैकवर्ड चल रहा होगा। तो वी सी इधर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे हमने वी सी बना दिया। ये वी सी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी, बाकी तो वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे वी नॉट सी हो जाएगा, जैसे ये जो हमने लिखा है। इतना समझ में आया? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का, ये भी लिख लो। अब क्योंकि हम ये रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से जाना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा ही होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच से डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऊपर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये बीच में ही जा रहा होगा। और कल वाले केस में क्या था, ऐसे जा रहा था। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी कि ई वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। इतना समझ में आया? ये इसका फेजर डायग्राम है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, यानी करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। कल भी फाई होता था। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। ये ऐसा समझो ना, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये वी नॉट सी है, तो इधर भी वी नॉट सी हो जाएगा, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूस होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। भाई ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए बस। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब 90 डिग्री एंगल हो तब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ से भी देख सकते हो, इसका ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट दिस, या फिर ट्रायंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो, सबसे वही चीज़ आएगी यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। नॉर्मल ई लेके भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ई लेके भी कर सकते हो, ई इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर स्क्वायर, तब भी सही है, कोई गलत थोड़ी ना वो। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेके कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा ये, वी नॉट सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताओ, कितनी हो जाएगी, आई नॉट एक्स सी हो जाएगी। तो वी सी की वैल्यू कितनी है, आई एक्स सी है, किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम जब ये वोल्टेज होगा तो आई नॉट भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर होल स्क्वायर, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाहर लोगे तो आई नॉट बचेगा, अंडर अंडर रूट में क्या होगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करो, आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है टोटल, ये इम्पीडेंस हो गया इस सर्किट के लिए, क्योंकि यहाँ केवल रेजिस्टेंस ही थोड़ी ना है, यहाँ पे कैपेसिटर भी है? तो दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है। यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी प्लस आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। समझ में आ गई बात? सेम वही तो है, बस डायग्राम उल्टा हो गया इसमें। और इसमें करंट क्या करेगा, करंट लीड करेगा। पिछले केस में क्या था, करंट लैग कर रहा था, तो करंट इज लीडिंग बाई फेज एंगल ऑफ फाई, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाई फेज एंगल ऑफ फाई, ठीक है। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ, आई नॉट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉरी आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू क्या निकालोगे, टेन फाई, टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, टेन फाई की वैल्यू बताओ यहाँ से। अरे यार इसको रेक्टेंगल मान लो बस, ये वी नॉट सी है तो ये वी नॉट सी हो जाएगा। अब बताओ टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं, यानी कि वी नॉट सी वी नॉट आर, वी नॉट सी आई नॉट एक्स सी हो जाएगा, वी नॉट आर क्या हो जाएगा, आई नॉट आर, थोड़ा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो आई नॉट कैंसिल आउट, एक्स सी अपॉन आर हो गया। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तभी मैं कह रहा था एक्स सी और एक्सएल याद रखो, बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिक चीज़ें जो भी डेरिवेशन था उसमें, एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, आर तो आर ही रहेगा। तो एक फॉर्मूला ये बन के आ गया टेन फाई का हमारे पास, ठीक। और जनरल इक्वेशन जो करंट है वोल्टेज की तो यही रहेगी, कि ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई हो गया,
ठीक है, तो ऐसा करो, मैं लिखवा रहा हूँ कुछ डाउट हो पहले पूछ लो, फिर लिखो जो लिखवाना है। लिखिए कंसीडर अ रेजिस्टर आर, कंसीडर अ रेजिस्टर आर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर बोल रहा हूँ। कंसीडर अ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी connected in series to a source of alternating EMF, given by ये इक्वेशन लिख लेना, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर लाइन चेंज करो, पॉइंट वाइज लिखो, लिखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विल बी, ये लिख लेना, वी आर इक्वल टू आई आर। और इसमें ये भी लिख लेना, लिखना चाहो, देखिए करंट विल बी इन फेज विद वी आर, करंट विल बी इन फेज विद वी आर। देखो आर के केस में क्या होगा, इन फेज ही तो रहेगा, द करंट विल बी इन फेज विद वी आर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है, देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी सी इक्वल टू आई एक्स सी, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, एंड इट इज लैगिंग बिहाइंड करंट आई, एंड इट इज लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग पिछड़ रहा है लैगिंग बिहाइंड करंट आई बाई फेज एंगल ऑफ π/2, फेज एंगल ऑफ π/2, बाई फेज एंगल ऑफ π/2, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखो, ये लिख लो, बराबर लिख लो, यहाँ तक कर लेना, बल्कि सभी कर लो, पूरा ही कर लो, पूरा यहाँ तक लिखो, डायग्राम भी बना लो, सभी पूरा लिखो, ठीक है, लिखो। ऋषि प्रॉब्लम है कुछ, समझ नहीं आ रहा है? पढ़ो यार उसको।
हो गया। उसके बाद ये लिख लो, tan फाई तक हो गया पूरा। इसमें लिखिए इसके बाद द देखिए द इंस्टेंटेनियस करंट, द इंस्टेंटेनियस करंट इन आरसी सीरीज सर्किट, इन आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट है ना ये आरसी सर्किट भी बोल सकते हो। आरसी सीरीज सर्किट इज लीडिंग द वोल्टेज, इज लीडिंग द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, बाय फेज एंगल पाई बाय 2 रेडियन, फेज एंगल पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 से लीड करता है, पाई बाय 2, सर 5। हाँ सॉरी फाइव, सही करो, फाइव एंगल पाई बाय 2 नहीं, फाइव केवल है, फाइव है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, तो फाइव। और इक्वेशन लिखे एंड इज गिवन बाई, एंड इज गिवन बाई, वो इक्वेशन लिख लेना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा तुमसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लिया जाए, इसमें से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो जैसे हमने कल ग्राफ में बताया था, देखो याद रखना रेजिस्टेंस के लिए भी, तो एक डायग्राम मैं शॉर्ट में बनवा दे रहा हूँ रेजिस्टेंस की फॉर्म में। वी नॉट सी है ये, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दो, एक्सी रिप्रेजेंट कर दो। एक्चुअल में आई नॉट एक्सी हुआ होगा, तो जब कभी किसी चीज़ को डिवाइड करो आई नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो यहाँ एक्सी को रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर दो, जेड को, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दो, आर को। बाकी अब फॉर्मूला लगाना, ट्रिग्नोमेट्री तो जानते ही हो, जैसे एक रेक्टेंगल जैसा बना लो जिससे आसानी रहे। सपोज दिस इज फाइव, दे ये जेड हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से यहाँ पे एक्सी है तो ये भी एक्सी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जो भी चीज़ अननोन हो, जैसे में फाइव दिया हुआ है तो कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। कॉस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर अपॉन जेड। तुम्हें फाइव दिया है, तुम्हें आर निकालना है, जेड निकालना है, तुम्हें आर दिया है, फाइव दिया है, जेड निकालना है, निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बहुत ज़रूरी है।